हाय एवरीवन, मेरा नाम है उदित कुशवाहा और मैं आप सभी का जिज्ञासा यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आईपीएल के 18वें सीजन में झारखंड के कितने क्रिकेटर शामिल हैं? How many cricketers from Jharkhand are included in the 18th season of IPL? 2, 5, 6 या 11? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईपीएल का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है और इसमें झारखंड के भी क्रिकेटर शामिल हैं या खेल रहे हैं। तो बता दूं कि इस बार झारखंड से टोटल 8 खिलाड़ियों की बोली लगी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 खिलाड़ी ही शामिल हैं या फिर 5 खिलाड़ी ही खेल रहे हैं। जिसमें बड़े नामों की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ईशान किशन। हालांकि ईशान किशन मूलतः है बिहार से, लेकिन खेलते हैं झारखंड के लिए और इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुकूल सुधाकर रॉय, ठीक है, मूलतः ये भी बिहार से हैं, लेकिन ये जो है झारखंड से खेलते हैं और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 40 लाख रुपीस में खरीदा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया के पहले आदिवासी क्रिकेट प्लेयर रॉबिन मिंज, जो कि झारखंड के गुमला जिले से हैं और इनको मुंबई इंडियंस ने 65 लाख रुपए में खरीदा है। और एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है कुमार कुशाग्र, जो मूलतः जमशेदपुर के हैं और इनको गुजरात टाइटंस ने 65 लाख रुपए में खरीदा है। तो ये 5 खिलाड़ी जो कि झारखंड से खेलते हैं और इस बार आईपीएल में खेल रहे हैं। तो जस्ट ध्यान रख लेनी है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव युवा विकासम स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच गवर्नमेंट? राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या फिर राजस्थान? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे, ये तेलंगाना के सीएम हैं, है ना। तो तेलंगाना के सीएम ने 5 लाख, ध्यान रखेंगे कितने, 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कह लीजिए या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम को लॉन्च किया है। सरकार ने इस पहल के लिए तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए 6,000 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया है। यानी अगर हम बात करेंगे इस योजना के लिए कुल बजट कितने हैं, 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि युवा सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस योजना का उद्देश्य तेलंगाना के युवाओं को सशक्त बनाना और मजबूत आर्थिक सहायता के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है। तो ध्यान रखेंगे, राजीव युवा विकासम योजना हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has developed high speed microprocessors Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space mission? यानी किस संगठन ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों के लिए उच्च गति वाले माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं?
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। तो अभी हाल ही में इसरो ने दो नए प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। इसरो इसके लिए सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला यानी ACL ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए दो स्वदेशी, ये ध्यान रखेंगे, ये विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये क्या है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये जस्ट ध्यान रख लेनी है माइक्रो प्रोसेसर के नाम, और ये पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जो फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट के साथ 4 GB तक की मेमोरी संभाल सकता है। ध्यान रखेंगे, हालांकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं 2009 से इस्तेमाल किया जा रहा था 16 बिट का, ठीक है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 1601, और उसी का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, या उसी का एक हाई बीट वाला कह सकते हैं। बेसिकली ये अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका 32 बीट है ना, 32 बीट के साथ एक तरह से ये आता है, जस्ट आप ये याद रख सकते हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दो नए माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं, वो आपको याद रखें, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, और ये पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, ध्यान रखेंगे। इसरो की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड दी छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेंपल इन विच डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया है, वर्धा, थाने, सतारा या फिर लातूर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी थाने, या ठाणे जिसको एक तरह से कहते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर ठाणे जिले के एक स्थान है जिसका नाम है भिवंडी, ठीक है, ठाणे जिले के भिवंडी नामक स्थान पर पहले मंदिर का उद्घाटन किया। और ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसे क्या कहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर कहा है ना, क्या कहा, इसे राष्ट्रीय मंदिर कहा दोस्तों, ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। और ये पूरी तरह से शिवाजी महाराज की विरासत पर डेडिकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी महाराज ने ईश्वर, देश और आस्था के लिए लड़ाई लड़ी, इष्ट देवों की पूजा का अधिकार सुनिश्चित किया, और इस कारण से ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, और ऐसे भी इनका इतिहास सिर्फ 1 मिनट में बता पाना जो है मुश्किल है। तो इतना केवल याद रख लेनी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ठाणे जिले के भिवंडी नामक स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे राष्ट्रीय मंदिर भी कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इस मंदिर के जो वास्तुकार है ना, कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, वास्तुकार की बात करते हैं तो वो कौन है, विजय कुमार पाटिल। विजय कुमार पाटिल ने मंदिर का डिजाइन किया है, ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा मूर्तिकार, यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो उन्होंने डिजाइन किया है, तो उनका नाम है अरुण योगी राज, अरुण योगी राज। और ये जो अगर हम बात करते हैं शिवाजी महाराज की जो मूर्ति की बात करेंगे, तो मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 6.5 फीट की ऊंचाई वाला मूर्ति है। तो ये जस्ट क्या करनी है आपको, थोड़ी बहुत
याद रख लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं और अगला सवाल है, अ रेयर कैरेकल हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड एट व्हिच टाइगर रिजर्व इन राजस्थान? राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक दुर्लभ कैरेकल देखा गया है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व या मुखंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व? ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है वर्तमान समय में। मैं अगर बात करूं हाल ही के डेटा के अनुसार, तो भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। अब इसमें से अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के मुखंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक दुर्लभ कैराकल देखने को मिला है। ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो आखिर ये कैराकल क्या होता है, तो कैराकल एक मध्यम आकार का रात्रिचर जंगली बिल्ली है। मतलब एक ऐसी बिल्ली जो रात में घूमती फिरती है, वो है ये कैराकल। ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं भारत में इसको और क्या कहा जाता है, तो भारत में इसी को सियागोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? भारत में इसी को सियागोश भी कहा जाता है। यानी इसको और अगर हम बात करेंगे तो काला कान भी कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? काला कान के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। हालांकि यह मुख्य रूप से मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया में चट्टानी पहाड़ियों और घास के मैदानों में पाया जाता है, और भारत में केवल 50 के आसपास, और मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात में ही आपको यह देखने मिलता है। राजस्थान एवं गुजरात जैसे राज्यों में ही आपको ये कराकल या जंगली बिल्ली देखने को मिलता है। शरीर पतला होता है, पैर थोड़े लंबे होते हैं, और वजन की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 8 से लेकर 18 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। ये पक्षियों को पकड़ने के लिए 2 मीटर तक की छलांग लगाने और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है, और यहीं पर अभी रिसेंटली दुर्लभ कैराकल देखा गया है। अगला सवाल है, कांगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या फिर जो है छत्तीसगढ़? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो आखिर क्यों ये न्यूज में रहा, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसको कहते हैं बस्तर जिला, ठीक है। बस्तर जिले में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत, प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसीलिए ये न्यूज में था, सूची में शामिल किया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। ये कौन सा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है, ये जो कि बस्तर जिले में पड़ता है। पार्क का नाम कोलाब नदी की सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, ये जो कांगेर है ना, ये कोलाब नदी की सहायक नदी कांगेर नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो इसकी और खास बात यह है कि इसी के पास में आपको तीरथगढ़ जलप्रपात भी देखने मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 15 से अधिक चूना पत्थर की गुफाएं भी है, ठीक है, जिसमें से कुछ नाम है आपका कोटुमसर, कैलाश और दंडक। तो ये इसके लिए भी जाना जाता है। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, वो भी किसके अंतर्गत? प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स, एंटी डोपिंग साइंस, इनोवेशंस एंड चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ ऑफ एथलीट्स, या वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी एंटी डोपिंग साइंस, इनोवेशंस एंड चैलेंजेस, यानी एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां। केंद्रीय युवा मामलों और खेल एवं श्रम और रोजगार मंत्री आप सभी जानते हैं डॉक्टर मनसुख मवंडिया, मनसुख मंडाविया बोलते हैं इसे, मंडाविया, मंडाविया, ठीक है, ने नई दिल्ली में, ठीक है, कहां पे? न्यू दिल्ली में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया और इसकी थीम रही क्या? एंटी डोपिंग साइंस, इनोवेशंस एंड चैलेंजेस। तो बस इतनी ही चीजें याद रखनी है, बाकी किन्होंने उद्घाटन किया ये चीज आप याद रख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, UIDAI has signed an agreement with which organization to enhance आधार सर्विसेज? UIDAI ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? नीति आयोग, सर्वम AI, चैट जीपीटी, या फिर मेटा? तो ध्यान रखेंगे, अभी रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि जो वोटर कार्ड है वह आधार कार्ड से क्या होगा आपका लिंक्ड करने के लिए भी मतलब काम शुरू किए जा रहे हैं। यानी इसके लिए जो है न्यूज आ रहे हैं कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो है वो दोनों को क्या किया जाएगा? एक दूसरे के साथ लिंक किया जाएगा। हालांकि आधार सेवाओं को बेहतर करने के लिए अभी हाल ही में UIDAI ने सर्वम AI के साथ, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वम AI के साथ साझेदारी की है ताकि आधार से संबंधित सेवाओं की सुरक्षा, पहुंच और उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। चलिए, मुझे लगता है कि आप सबके पास आधार कार्ड होगा ही होगा, है ना? तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि ये आधार की शुरुआत कब हुई? आधार की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई? ठीक है, और एक जस्ट ये फन के लिए है, आप ये भी बता दीजिएगा कि आपने आधार कार्ड पहली बार कब बनाया, है ना? मेरा जो है आपका 2012 में, मैंने 2012 में पहली बार आधार कार्ड बनाया था। आप कमेंट करके बताइए आपने आधार कार्ड पहली बार कब बनाया। अगला सवाल है, हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द फिट इंडिया आइकन? हाल ही में फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, विकी कौशल, या फिर आयुष्मान खुराना? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फिट इंडिया आइकन के रूप में, हालांकि सारे के सारे फिट है, सचिन तेंदुलकर की बात करें या विराट कोहली या विकी कौशल या फिर आयुष्मान खुराना, लेकिन यहाँ पर फिट आइकन के रूप में जो नॉमिनेट किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि वो है आयुष्मान खुराना। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना को नॉमिनेट किया गया है। लास्ट क्लास में हमने बात किया था फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंग्लैंड, ईरान, वियतनाम, या फिर भारत? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, है ना? तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 17 मार्च 2025 को इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में शुरू हुई। पुरुषों और महिलाओं के लिए
प्रतियोगिताएं दरअसल बर्मिंघम, कोवेंट्री, वॉर्सॉल्स और वॉल्वरहैम्पटन में 23 मार्च 2025 तक, ठीक है, 23 मार्च 2025 तक एक तरह से यह चलेगा। ठीक है, तो इस साल कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? वो कर रहा आपका इंग्लैंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, What is the approved annual urea production capacity of the new ammonia urea complex at BVFCL नामरूप? BVFCL नामरूप में नए अमोनिया यूरिया परिसर की स्वीकृत वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12.7 लाख मीट्रिक टन, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने, ध्यान रख लीजिएगा, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहां पे स्थित है? ये है असम में, है ना, ये जरूर पूछा जा सकता है, असम में स्थित है ये। तो 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले नए अमोनिया यूरिया परिसर की स्थापना को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। और इस परियोजना के लिए ध्यान रख लीजिएगा, टोटल जो लागत आने वाली है वो आने वाली है 10,601.40 करोड़ रुपए। ये जो है इतनी लागत आने वाली है। और लाइक एक तरह से इसकी अध्यक्षता किन्होंने की? इसकी अध्यक्षता स्वयं नरेंद्र मोदी ने की, नरेंद्र मोदी ने की। तो ये जस्ट आप क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि झारखंड के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर्स को भी हमने इंक्लूड किया। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी तो अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। हाँ, आज वन लाइनर हमने इंक्लूड नहीं किया है, बट नेक्स्ट डे से हम इसको इंक्लूड करेंगे और थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी कुछ पेड क्लासेस आपको हमारे जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर मिलता है, जो कि 14th जेपीएससी के लिए है। हाँ, UKK10 रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा आपको JSSC फाउंडेशन बैच भी मिलता है, जो कि 1999 में, लेकिन UKK10 रेफरल कोड यूज करते हैं देन यू विल गेट इट ऑन ओनली 1799। इसके अलावा बीएड अगर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप अगर आपने किया है देन आप अगर इसकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, जो कि कंप्लीट सिलेबस हो, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी कवर किया गया हो, तो आप इस बैच में एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 299 में। लेकिन ध्यान रखेंगे, UKK10 रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं देन आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। और करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए आप जिज्ञासा लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स सेक्शन में आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एज वेल एज मंथली करंट अफेयर्स, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। So thank you so much everyone for joining this session. We'll see you soon. Till then, take care. Jai Hind, Jai Johar, Jai Jharkhand, and have a good day to you all.